नहीं हुआ है। एक दिन फॉर्म भरवाया था, वो तो कब पे भरवाया था, 27-28 तारीख को ही अपना भाई का। देखिए तो क्या बोल रहा है, मतलब ये सब देखो, एंगल ऑफ डीप ये सब उसमें आता था ना, अर्थ के मैग्नेटिज्म जहाँ पे पढ़े थे हम लोग। सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी रिवाइज करवा देते हैं, है ना। उसके बाद आंसर तो मतलब इसमें दिया ही हुआ है, जान ही जाओगे, लेकिन क्या होना चाहिए कि थ्योरी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ डीप क्या होता है ना। अर्थ मैग्नेटिज्म यही था ना टॉपिक का नाम। तो पहले तो समझो कि एंगल ऑफ डीप एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ डीप इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक डीप। इट इज डिफाइंड एज द एंगल दैट इज मेड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विथ हॉरिजेंटल। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन और हॉरिजेंटल के बीच जो एंगल बनता है उसी को एंगल ऑफ डीप बोलते हैं। The angle of D vary from the point of point by providing the information related to the movement of Earth magnetic field. The angle of D is said to be positive when the magnetic field points downward. When the magnetic field upward, then the angle of D is negative. Angle of D is 0 degree when the deep needs horizontally, with the angle of deep 90 degree when deep needle rest vertically. मतलब ऐसे है तो 0 डिग्री और ऐसे है तो 90 डिग्री, है ना। when the horizontal component of vertical component of earth magnetic field are equal, मतलब इस तरह क्या अगर रहेगा तो 45 डिग्री। अगला क्या बोल रहा है कि इक्वेटर, इक्वेटर तो जानते ही हो। हाँ, क्या बोल रहा है यहाँ पे 0 डिग्री होगा, सिंपल सा चीज है। इक्वेटर इज 0 डिग्री बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्सेस आर परफेक्टली हॉरिजॉन्टल सच दैट। तो इसका थोड़ा डायग्राम देखते हैं हम लोग, इसमें डायग्राम दिया नहीं, थोड़ा सा उसको देखेंगे उसका तो स्पष्ट हो जाएगा और अच्छा से उसका एनिमेशन वगैरह। है ना ये सब। ये घट बढ़ सकता है, समझ गए ना। मैग्नेटिक नॉर्थ और जियोग्राफिक ईस्ट और जियोग्राफिक नॉर्थ दोनों अलग अलग चीज होता है, समझ गए ना। मैग्नेटिक वाला अलग, जियोग्राफिक वाला अलग। यहाँ देखिए, साउथ मैग्नेटिक पोल जानते ही हो, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का होता है। तो चलते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ डीप है यदि 25 डिग्री, ठीक है। at the point B on the earth surface at the deep is equal to -25 degree. We can interpret A and B are both located at northern hemisphere, A and located southern hemisphere। देखो अब सिंपल है ना भाई, बोल रहा है तुमको, क्या बोल रहा है कि एक है मतलब देखो ये मान लो कि इक्वेटर है, ठीक है। तुम्हारा ऊपर में होता है सदर्न हेमिस्फीयर और नीचे में क्या ना, नीचे में होता है ना, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है। हाँ, और इससे साउदर्न है उसको, तो क्या बोला है कि इधर है 25 डिग्री और इधर है -25 डिग्री। ठीक, सिंपल सा चीज है ना भाई, कैसे हो सकता है दोनों, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो नहीं सकता है, समझ गया ना। तो क्या होना चाहिए, मतलब इसमें देखिए पहला +25 डिग्री, तो +25 जानते हो ना, इक्वेटर पर 0 डिग्री होता है, तो ऊपर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है
तो ऊपर वाला होना चाहिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और नीचे वाला होना चाहिए सदर्न हेमिस्फीयर। ये क्यों नहीं हो सकता है? सेकेंड वाला क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उल्टा बात बोल रहा है, ये बोल रहा है कि -25 वाला ऊपर होना चाहिए, ऐसा तो होता नहीं है कहीं। तो ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता है पहला और चौथा। तो तीसरा नंबर इसका सही जवाब है। इसका जवाब कैसे हम लोग ढूंढे बताइए? तीसरा तो सही होगा ना भाई। इसका दूसरा नहीं सही होगा। दूसरा इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि उल्टा बात बोल रहा है। ये बोल रहा है कि यही वाला -25 होगा और ये वाला होगा 25। ऐसा तो होता नहीं है, ऊपर में पॉजिटिव होना चाहिए ना। जब हाँ, इसको हम लोग फाइंड कैसे किए? एक चीज जान के कि हम लोग जानते हैं कि इक्वेटर पे एंगल ऑफ टिप 0 डिग्री होता है, बस हम लोग को ये पता था। वो पढ़े थे बैजू वाला थ्योरी, तो उसी से इसको कंक्लूजन निकाला जा सकता है। पहला चौथा तो हो ही नहीं सकता है। हाँ हाँ, ग्राफ, हाँ ग्राफ भी हो सकता है, बन सकता है इसका। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दे ही रहा है ना, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव दे रहा है ना, समझ गए ना। एंगल ऑफ बिटवीन द अर्थ यहाँ पे तो दिया ही हुआ है 0 एट इक्वेटर। हम लोग को सिर्फ यही लाइन पता था कि इक्वेटर पर कितना होगा, 0 होगा, बस सदर्न हेमिस्फीयर में निगेटिव होगा। समझ गए ना। इसको बना भी सकते हो, याद भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ये सब पढ़े थे हम लोग, है ना। क्या बोल रहा है? द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज एन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका बताना है कैनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। हाँ, तो बोल रहा है कि देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या, कि जो टोटल एनर्जी होगा वो कैनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, लेकिन क्या है कि अपोजिट होगा। समझ रहे हो? अगर टोटल एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है तो कैनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या बोल रहा है आपका, कि कैनेटिक एनर्जी जो होता है ना, कैनेटिक एनर्जी का दोगुना आपका होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो 6 पर, हाँ दोगुना, हाँ दोगुना हो जाए ना इसको। अगर ये रिलेशन अगर के इक्वल टू दिया हुआ है u/2, तो इसको इधर ले जाएंगे तो u इक्वल टू 2ke हो जाएगा ना। बस उतना ही करना ही है। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है क्या, कि कैनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में। देखिए ऑप्शन किस तरह का कंफ्यूजन है, पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, तीसरा नंबर। बाकी ये दूसरा में दोनों था निगेटिव, पहला तो हो ही नहीं सकता था। माइनस किसमें, बॉर्स मॉडल ऑफ एटम। इम्पोर्टेंट चीज है भाई। एक चीज और गौर करो कि सबका आंसर तीसरे हो रहा है। ऐसा भी होता है कभी कभी, एकदम कुछ नहीं समझ में आएगा ना, वो क्या करना ना कि सबको एक ही रख देना। हाँ हाँ, मतलब वही है। क्वेश्चन एकदम मार, पहला जैसे तुम यार इतना दिमाग है कि बायोलॉजी वोलॉजी वाला तो आराम से एकदम पूरा सही सही गैस कर सकते हो। हमसे का तो यही फिजिक्स विजिक्स का न्यूमेरिकल फंस सकता है। हालांकि अब देखिए, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से कितना बार क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम लोग। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, एकदम हूबहू आ जा रहा है क्वेश्चन। सिलेबस से हट के दो चार पांच क्वेश्चन है। दो चार पांच क्वेश्चन क्या है, सब 11th का है तो थोड़ा नहीं पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा लग रहा है कि उस तरह का। क्या बोला, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल ऑफ द पेयर ऑफ मीडियम इन कांटेक्ट व्हाट विल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, समझ गए ना। इसमें आपको पता होना चाहिए ना कि
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हो जाए? 90 डिग्री के बराबर हो जाए। 90 डिग्री होगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता ही है। तो बस इसका सीधा आंसर हो जाएगा ये। तो डेफिनेशन में ही उसका दिया हुआ रहता है। वो क्या भाई 20 गोले हो जाता है अभियो से एकदम। बायोलॉजी में तो धड़ाधड़ एकदम चलता है, इतना थोड़े रहता है उसमें सोल। तो क्या ढिलाई क्यों किए हुए हैं? बातचीत एकदम नहीं हो पा रहा है, नहीं ना? अरे थोड़ा सा मदद हो जाता है और क्या, नहीं तो आदमी का घर बैठ के भी तो ये सब क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, टीचर रहता है साथ में। तो नहीं देखो फिल्म विल्म देखे नहीं होगी अपना, मतलब गार्जियन कोई रहता है तो मार के एकदम फाड़ दिए रहता है, और ऐसे थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, कुछ बात नहीं रहता है। और हाँ कुछ ज्यादा, हाँ कुछ ज्यादा देरी हो गया। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना। 4 महीना रहना है तब माफ तो करिए देगा कुछ ना कुछ। बस। हाँ जैसे 2 महीने का तो माफ करना चाहिए। अब ये एक आध 2 महीना रहूं सकते हो पटना भाई। मेन तो वही समस्या है ना कि फिर खाना बना के। बढ़िया तो है वो सब रखे हुए गैस उस। तो एक नंबर है भाई, तब तो ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है। तो बढ़िया तो है एकदम एक नंबर है, सीनियर जो रहोगे। नहीं नहीं देखिए दिक्कत कहाँ होता है ना, हम बताते हैं। जैसे दिक्कत एक रूम में रहने में हो जाता है। जैसे बहुत बच्चा को नहीं पसंद रहता है, किसी को देखना भी नहीं चाहता है उस रूम में। हाँ हमारे साथ भी अक्सर यही हो जाता है। वही नहीं बोला, कितना आदमी हॉस्टल में इसलिए रहना पसंद नहीं करता है। एक रूम में कैसा रहेंगे 2 3 बच्चा। एक बार कहो कि 2 रूम का लो। 2 रूम का ले लेता तब दिक्कत क्या था? अपना एक रूम में तुम रहो, एक रूम में हम रहेंगे, किचन रहेगा कॉमन। लेकिन उतना देखो भाई, 6 आराम से बढ़िया फ्लैट 6500 में मिल जाएगा। हाँ 3000 लगेगा, 2500 तक। 2500 कहाँ लगेगा? अगर 3 लड़का रहोगे तो भाई और कम ही ना लगेगा। उतना में तो मतलब 2500 लगाओगे तीनों लड़का तो बोरिंग रोड में बढ़िया फ्लैट मिल जाएगा 7500 में। तो जैसे कि फ्लैट में मिल जाएगा तो अपना थोड़ा यही ना रहेगा, एकदम बाथरूम तुम सब अपना रहेगा। पार्टनरशिप करो बढ़िया। सब जरूरी है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोल रहा है कि द वर्क डन टू रेज ए मास एम फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट एच। बोल रहा है कि एम मास को अर्थ के सरफेस से एच हाइट तक ले जाया गया है। तो बताइए कि कितना वर्क डन किया गया। ठीक है।
तो वर्क डन बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। वर्क डन जैसे ये बोल रहा है कि दो जगह वर्क डन हुआ, एक कहाँ वर्क डन हुआ, एक एकदम धरती पे ही वर्क डन हो गया। देखिए क्या बता रहा है इसका, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस, अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट एच हाइट, है ना। देखो एक तो ग्रेविटेशन से भी ले सकते हैं, हल्का फुल्का फार्मूला मिल रहा है ना, Gm/m/r², ग्रेविटेशन वाला होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे क्या है कि जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m मास ऑफ अर्थ और स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय रेडियस ऑफ अर्थ। और उसी तरह फाइनल में क्या ले रहा है, Gm/m/2r नीचे में। तो यही का अंतर है कि पहला इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये सब फार्मूला एकदम लिखते जाओ भाई। देखो पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस तुम लिखना कितना होता है, U = -Gm/m/r, ठीक है। अब यहाँ पे G क्या है लिख लेना है, सब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसको टांग के h हाइट पे ले जाया जा रहा है, और कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, समझ गया ना। और उसी तरह फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि ये तो हो गया अर्थ के सरफेस पे इतना, लेकिन उसको ऊपर h हाइट में ले जाया गया, तो देखिए क्या हुआ, हाइट का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, सीधा क्या हो जा रहा है, मतलब 2r से नीचे में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब h तो लगभग क्या कर रहा है, h = r। और फिर क्या किए हैं, वर्क डन क्या किए हैं, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में से पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल को घटा दिए हैं, तो mgr/2 आ गया है। तो आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, दोनों लिख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h = r, मतलब उतना ही हाइट पे ले जाया गया है ऑब्जेक्ट को जितना कि अर्थ का रेडियस था, उतना दूर एकदम ले जा गया। तो क्या हो जा रहा है वहाँ पे, ग्रेविटेशन मतलब थोड़ा सा ऐसा कम हो जाता है ना, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो सीधा आधा हो जा रहा है, हाफ। इसको लिख लो भाई, दो फार्मूला लिख लो इसको, इसको तो सोल्व कर सकते हो ना, पहला में से इसको घटा देना है, जो ज्यादा है उसमें से घटा देना है। देखिए पहला ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है ना। हाँ माइनस में है, तो माइनस में क्या है कि 2 नीचे है तो इसका वैल्यू कम होगा, तो कम। हाँ माइनस माइनस कट गया, और पापा तो आएंगे तो पैसा ले लेगा, गार्जियन आएंगे साथ में, अपना ही से करोगे तो हो जाएगा। उसका भी हिसाब किताब 3000, लेकिन यार ज्यादा है उस रूम का, समझ गए ना, 2200 तक वो देगा तो सही है। जैसे है पसंद, लेकिन यार उतना उतना का फर्क ना है, 1500 2000 में रूम देता है, तुमको 3000 में देता है। उतना हम देखे थे नहीं रूम, वहाँ कहाँ एकदम फिनिशिंग भी कहाँ था उतना, टाइल्स उल्स। लड़का ज्यादा नहीं है, थोड़ा फैमिली रहता है तो थोड़ा लेकिन नियम कानून में रहता है।
दारू ताड़ी सब शुरू हो जा रहा है, मारपीट सब हो जा रहा है रात रात में। मोटरसाइकिल का साइकिल तो चोरी होता है पटना में। हाँ ये होता है, लेकिन सब 10 10 गो लड़कन में नहीं, ज्यादा लड़कन में रहने पे ना रोज पार्टियां होते रहता है। कभी उसका बर्थडे, तो बाजार समिति में तो वही टाइप से होता है। लेकिन बाजार समिति में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है भाई, रोड पे कचरा देखोगे तो रहने का मन ही नहीं करेगा एक सेकंड भी। हाँ वो सबसे बढ़िया फिर गाँव है। क्या क्या हो जाएगा, मतलब खाली, मतलब कचरा लाइन खाली 24 घंटा रहने से नहीं ना हो जाएगा, कचरा उतना रहता है, बाप रे बाप, कैसे उस सब एरिया में बच्चा सब रह पाता है, बाप रे बाप, दिमाग खराब एकदम हो जाता है। लेकिन सस्ता भी रहता है, 1500 में रह लेता है सब। बेड सिस्टम। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, when an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept an angle of 60 degree with horizontal, ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, समझ गया ना। हाइट डिस्टेंस एक चैप्टर आता है, समझ गया, उसी से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है कि इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ 60 डिग्री, it travel a distance x1 along the plane but it inclined degree 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, तो देखिए ये बोला ना, मतलब इंक्लाइन प्लेन पे जो वेलोसिटी होता है उसका हम लोग को रेशियो बताना है, ठीक है। देखिए एक क्या है, इंक्लाइन प्लेन है 60 डिग्री का है, उस पे जा रहा है, एक जा रहा है 30 डिग्री पे। यहाँ x1 डिस्टेंस तय कर रहा है, यहाँ x2 डिस्टेंस तय कर रहा है। वेलोसिटी सिर्फ सेम है, ये भी u और ये भी u इनिशियल। तो बताना है कि x1 और x2 का रेशियो क्या है, ठीक है ना। तो ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन के जस्ट पहले वाला पार्ट है, समझे ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में इसी तरह थ्रो किया जाता है ना। प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल में किसी चीज को वैसे ही फेंका जाता है ना। या प्रोजेक्टाइल का अगर देखे होगे तो इस तरह का फॉर्मूला आता है भाई, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यू स्क्वायर 2g साइन थीटा। मतलब इंक्लाइन प्लेन पे कोई भी u वेलोसिटी से जा रहा है तो कितना डिस्टेंस तय करेगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर 2g साइन थीटा। तो यहाँ पे 60 डिग्री वाला के जगह पे 60 साइन 60 लगाएंगे और साइन 30 लगाएंगे, और फिर दोनों को डिवाइड करना है। तो दोनों को डिवाइड करोगे तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, 2g से 2g कट गया, ऊपर में बच गया साइन 60, नीचे में बन गया साइन 30, समझ गया। तो वही 30/60 लगाएंगे तो 1:3 का रेशियो आएगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या था भाई, यही कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, यू स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा। कोई अगर इंक्लाइन प्लेन पे है ऑब्जेक्ट तो। अब कहीं डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा आपको, उसका वेलोसिटी बताना होगा। आओ एक महीना आके पढ़ लो उससे। हम तो आएंगे अब सीधा 10 अक्टूबर के बाद भाई। ये झूठ
झूठ हम नहीं बोलेंगे, हम आएंगे 10, क्योंकि अब सोच रहे कि बरसात में अब पटना जाना सही भी नहीं है, थोड़ा सा जानबूझ के ढीले हुए हैं। तो फिर बोल रहा था कल वो ट्यूशन, प्रकाश बोल रहा था कि आना है पढ़ाने, तो डेमो आके दे देना है। कहेंगे थोड़ा यूपीएससी के एग्जाम हो जाने तो भाई ओकरा बाद अब ज्यादा लोग में अब नहीं पढ़ना है ना। तुम आओगे तो हम आ सकते हैं उस दिन, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, उस दिन आओगे तो आ सकते हैं। देखिए अभी, हाँ बीटा भी आ सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। उम्मीद रही रहो। सुन रहे हैं कि अब एकदम बस स्टैंड सब उधर ही चला गया, पटना अब थोड़ा बदलेगा। यहाँ बदलेगा भाई, पटना में पानी लग जाता है तो कचरा हो जाता है, फिर कुछ बदलता नहीं है। थोड़ा सा बवाल कर ले, बोल रहा है कि जंक्शन से जंक्शन से वहां जाने पर ले ले रहा है 100 रुपया, ठग ले रहा है। 5 घंटा जाम में फंस जा रहे हैं, जंक्शन से बस स्टैंड वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये कम से कम हो गया कितना, 15 किलोमीटर कम से कम हो गया। तो मतलब समझ लीजिए कि बीटा टाइप से अब हो गया, आइए अब बीटा बस पकड़ना। पटना सिटी यार सबसे लास्ट छोर है ना पटना के, जैसे इधर बीटा है। बीटा तो नहीं है खैर, दानापुर है इधर साइड में। उधर सिटी एकदम चला गया, एकदम देहाती एरिया में। हम लोग के यहाँ आईआईटी से बस मिलता है। और बस बढ़ा है जी, 2 4 5 10 गो सब जगह। सीएनजी बस चला है, इलेक्ट्रिक बस, बड़ी फैसिलिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है। कल बस बस पे चढ़े हैं, कल गए थे एक जगह तो बस पे ही गए हैं, ग्रीन कलर का चला है। देखिए बोल रहा है अल्फा पार्टिकल के बारे में जानते हो, अल्फा पार्टिकल कल भी बताया था कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है बताओ। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम। हीलियम का क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन के बाद क्या आता है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, और एटॉमिक मास कितना होता है 4 होता है। तो 2 और 4 से क्या समझते हो, 2 गो प्रोटॉन है और 2 गो न्यूट्रॉन है बस। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना जी, सेकेंड आंसर इसका क्यों नहीं हुआ, हाँ बताइए। देखिए नहीं होगा, देखिए समझिए कि क्यों नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको अल्फा पार्टिकल सिर्फ पूछ रहा है, अल्फा पार्टिकल का सिर्फ मास ना 4 के बराबर होता है हीलियम टाइप से। लेकिन ये हीलियम तो है नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, अल्फा पार्टिकल तो एक लाइट है ना भाई, इसका तो सिर्फ वेट बता रहा है कि भाई 4 एटॉमिक मास यूनिट, जो लगभग 2 गो प्रोटॉन और 2 गो न्यूट्रॉन के बराबर होता है। और अल्फा पार्टिकल एक चीज और याद रखिए कि ये पॉजिटिव चीज है। तो इलेक्ट्रॉन तो जो आया आंसर वो ऐसी गलत हो गया, प्रोटॉन तो खाली हो नहीं सकता है, न्यूट्रॉन भी होता है। समझ गया ना ये चीज। तो क्या दे रहा है, अल्फा पार्टिकल इज ए न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम के न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, समझ गए ना। तो न्यूक्लियस में तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहता है। तो 4 को डिवाइड कर देना है 2 2। कुछ कुछ क्वेश्चन यार बहुत आसान आता है, कम से कम 10 को एकदम, जो 50 नंबर हम बोले हैं ना वो टारगेट किसी साल अचीव हो जाना है। ये कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे कि ये सब जो वेलोसिटी वाला ये सब जो रहता है, सब रिवर उवर ये सब, 10th भी आदमी अच्छा से पढ़ा हुआ है तो ये सब बन सकता है, मैथ 10th का। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the speed of a swimmer in a still water is 20 meter per second, the speed of river water is 10 meter per second, is flowing due east।
If he is standing on the south bank and wish to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his stroke with respect to north is given by, मतलब इसमें डायरेक्शन डायरेक्शन दे के ना बहुत ज्यादा उलझा दिया है। नहीं, हेलो, ये क्या है? ये है आपका, हाँ, बाहर हो गया कैसे भाई? यहाँ तो चल रहा है, अचानक कैसे हो गया? ठीक ठीक हो? नहीं है, क्यों बता रहा है? भेजो भेजो रिक्वेस्ट फिर से। दिख रहा है भाई? हेलो, तो ये क्या है? सबसे पहले तो इसमें बता रहा है कि एक आदमी तैर रहा है स्टिल वाटर में जिसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, स्विमर का। और रिवर वाटर का है, बता रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन डायरेक्शन बता रहा है कि दोनों का अलग अलग है। ये इस ईस्ट डायरेक्शन में है, और ये स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विश टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। देखिए, फिगर में अच्छा से बनाया हुआ है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। एक आदमी है यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका नदी है, इधर से भी जा सकता था ना, इधर से भी जा सकता है, ठीक है ना। बोल रहा है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ में कैसे पहुंच पाएगा यहाँ से वहां, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पे, एक चीज जानते हो ना, जैसे नदी का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, आदमी का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, तो उसी डायरेक्शन में जाएगा तो टोटल स्पीड कितना हो जाता है? दोनों को जोड़ देते हैं। ये चीज जानते हो ना भाई, क्योंकि तो उसको मदद कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में रहता तो घटा देते, समझ गए ना। तो देखिए अब यहाँ पे क्या दे रहा है कि पहले तो उसमें टोटल निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया कि एक थीटा एंगल निकाला है, थीटा, ये वाला थीटा। तो क्या, जैसे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, अब बाई बेस, बेस है आपका ये वाला, मतलब परपेंडिकुलर आदमी वाला है, ये स्विमर का है, और ये आपका रिवर का है। साइन थीटा इक्वल टू एस बाई आर लिखेंगे तो स्विमर, है ना। यहाँ पे देखिए क्या निकाला, जो उसका वेलोसिटी दिया हुआ था दोनों का रेशियो, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2। साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है भाई? 30 डिग्री का होता है ना। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो अब इसका डायरेक्शन बता सकते हो? डायरेक्शन तो खैर फिगर में से दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो डायरेक्शन आप 30 ले रहे हैं वो किधर ले रहे हैं? वेस्ट की ओर ले रहे हैं ना। ये सब क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग हट के मैथ से ही है, पूरा मैथ ही है, मतलब इसमें क्या है, पूरा जबरदस्त ट्रिगोनोम, मतलब दो क्वेश्चन तो एकदम भाई ट्रिगोनोमेट्री का तगड़ा नॉलेज होना चाहिए, मतलब ये इसको भी सोल्व करने में, इसको भी सोल्व करने में। स्पीड वेलोसिटी ये सब जो रहता है उससे बड़ा क्वेश्चन एकदम आ रहा है, खतरनाक खतरनाक लेवल होगा, पूरा प्रैक्टिस एकदम होगा तभी ये सब बनेगा।
कुछ क्वेश्चन आसान भी आ रहा है। आप देखिए ये दे रहा है वेलोसिटी वाला, तो पूरा एकदम क्वेश्चन एकदम आ रहा है। बोला है कि पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v is acted by three forces shown by the vector triangular pqr. The velocity of the particle will be, the velocity of the particle क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। पहले इस पे जा रहा है, फिर इधर से इधर जा रहा है, फिर इधर से इधर जा रहा है। P से Q, Q से R, the velocity of the particle will be। हाँ तो डिस्प्लेसमेंट तो पूछता तो जीरो बोल दे सकते थे, लेकिन ऐसा तो कुछ पूछ नहीं रहा है। मतलब खाली बोल रहा है कि moving with velocity v acted by three forces shown by vector triangle PQR। हाँ सिर्फ वेलोसिटी। तो इस तरह का ग्राफ का अध्ययन उस समय करोगे तो क्या है, इस तरह का ग्राफ अगर रहेगा ना, तो बता रहा है कि वेलोसिटी इसका कांस्टेंट रहेगा, मतलब वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। कुछ इसमें स्पष्ट बोला नहीं है कि फ्रिक्शन है क्या है, कुछ तो बोल नहीं रहा है सरफेस पे। आंसर में दिया हुआ है कि कांस्टेंट स्पीड से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा देखिए, क्योंकि ये तुम बोले चीज फोर्स क्या होता है बताओ। एम तो एक होता ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तय करता है वही होता है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है बताइए, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ये हो गया dv बाई dt, एक्सेलरेशन को लिखते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मतलब एफ नेट जीरो क्यों लिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, फोर्स जीरो हो रहा है। तो ये जो फॉर्मूला लिखे हैं एम dv बाई dt भी जीरो हो गया, समझ गया ना। तो यहाँ पे हाँ फोर्स लगेगा ही नहीं। देखिए फोर्स, देखिए अब वहां पे तुम सर्कुलर का बोल रहे हो ना, यहाँ पे दो प्रकार का फोर्स होता है। इसमें ऐसा नहीं बोल रहा है कि फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा, लेकिन इसका नेट इफेक्ट जीरो हो रहा है। इसमें आपको एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, बॉडी की तरफ लगेगा, एक बॉडी की ओर से लगेगा, तो ये दोनों मिला के जीरो नेट इफेक्ट हो रहा है। अगर नहीं होगा ऐसा तब क्या होगा, तब बॉडी मूव कर ही नहीं सकता है सर्कुलर मोशन में, फिर मूव करे। नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। हाँ हाँ, अगर नेट फोर्स जीरो नहीं रहेगा तो कभी ज्यादा स्पीड कभी कम स्पीड तो हो ही नहीं सकता है कि सर्कुलर पथ कभी ऐसे कभी ऐसे ऐसे जाने लगेगा। यहीं से तो कॉन्सेप्ट आता है ना भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स ये सब। तो यहाँ भी ये नहीं बोल रहा है कि मतलब टोटल जीरो है, लेकिन हाँ, तो यहाँ से एम डीवी बाई डी टी आपका कितना हो गया, जीरो। तो डीवी बाई डी टी को कितना, एम को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिए तो जीरो। इसको अगर इंटीग्रेट करिएगा ना तो डी, हाँ डीवी तो ये भी में बदल जाएगा, और ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपका कांस्टेंट में। तो वही कांस्टेंट मतलब ये पूरा इंटीग्रेशन है यहाँ पे, समझ गया ना। अब एक चीज यहाँ पे भी स्पष्ट है भाई कि अब ये जीरो कब हो सकता है, डीवी बाई डी टी जीरो कब हो सकता है, जब भी कांस्टेंट रहे। अब कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि भी जीरो रहे, कांस्टेंट का मतलब है कि भी इक्वल टू 2 रहे, 10 रहे, 20 रहे। जानते हो ना कांस्टेंट का मतलब ऐसा दिया रहेगा, तुम्हारा तुमको क्वेश्चन इस तरह दिया रहेगा ना, मतलब 2x² प्लस 25, इसका आप डिफ्रेंसिएशन कीजिए तो क्या लिखोगे, डी इतना बाई डी एक्स, इतना बाई डी एक्स। तो इसका तो लिखोगे कुछ ना कुछ इसका होगा, इसका कितना हो जाएगा 2 × 2x
हो जाएगा, यानी कि 4x हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 25 का 0 हो जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से भी मतलब अच्छा एक्सप्लेन किया। ये ग्राफ बनाइए और नीचे लिखिए, इस तरह का चीज रहेगा तो 0 होगा, 0 नहीं कांस्टेंट। एक चीज हमेशा हमेशा हेड को टेल के साथ ही जोड़ेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर अलग हो जाएगा उसका कहानी। मतलब तो फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, देखो क्वेश्चन में ही फिगर दिया हुआ है, समझ गए ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है फिगर, ये तो सही है, लेकिन ग्राफ में हमेशा याद रखना कि हेड को टेल के साथ ही जोड़ते हैं। तो देखने पे ऐसा लग रहा है ना कि एकदम 10th लेवल का मैथमेटिक्स एकदम तगड़ा पढ़ना चाहिए। मतलब मैथ तो है भाई, फिजिक्स में है कि नहीं, मतलब मैथ है ये है ये सब। अरे, क्या हो गया। हाँ भाई, दो बार कॉल आ गया था, ये ऐसा लेकिन क्यों होता है, कॉलो है वो कटता भी नहीं है, उधर से भी आ जाता है। मतलब वैसे तो वेटिंग वूटिंग बताना चाहिए ना। देखिए क्या बोल रहा है, टू पार्टिकल ए और बी है मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियाई इतना इतना वेलोसिटी, the time period of rotation is same, the ratio of angular speed of A and B will be, देखिए रेडियस क्या होता है इसका, मतलब पैरामीटर अगर लेंगे तो 2 पाई आर होगा, होता है ना, पहला का लिखना को 2 पाई आर ए लिख दे रहे हैं, एक का 2 पाई आर बी लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, 2 पाई आर ए अब बाई टी लिख देते हैं, टाइम लगा, 2 पाई आर बी अब बाई टी लिख देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है ना कि यहाँ टाइम सेम लग रहा है, देख रहे हो, टाइम बोल रहा है कि सेम लग रहा है, तो टाइम सेम कब लगेगा, जब डिस्टेंस सेम तय करेगा तब ना टाइम सेम लगेगा, ये चीज समझ रहे हो ना। और एक चीज यहाँ पे और बोल रहा है कि रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो को कभी इस फॉर्म में तो लिखते नहीं है, जब दोनों सेम सेम है तो कट जाएगा, 1 आएगा। एक चीज तो यहाँ पे स्पष्ट है, ये तीनों नहीं हो सकता, रेशियो पूछ रहा है, रेशियो 1:2 2:2 इस तरह का फॉर्म में होता है, बस खाली टाइमिंग का खेल था, टाइम जब सेम लग रहा है तो रेशियो 1:1 लगेगा। पूरा कॉन्सेप्ट, ऑप्शन देख, हाँ, जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन पढ़ने का। तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रहता है ना भाई, जो एकदम पहले से ही आदमी इतना प्रैक्टिस करके जाता है, इसलिए वहां देखिए सोल्व वूल्व नहीं करता है, जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ले रहता है भाई, 180 मिनट में समझ रहे हो, 180 क्वेश्चन सोल्व करना कितना मिनट टाइम रहता है।
3 घंटा में कितना क्वेश्चन टोटल? 180 क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व करना है, तो समझिए कि सब रटे हुए रहता है, रट्टू सब कुछ। मतलब इतने ना प्रैक्टिस करके जाता है कि थोड़ा बहुत अगर डाटा इधर उधर भी हुआ तो उतना पुट करके खट सी ना निकालो। भी कम आएगा, हो सकता है, ऐसा हो सकता है 2 घंटा का एग्जाम होगा तो 60 क्वेश्चन हो सकता है कि बायो से आए और 30-30 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री से आए। फिर भी भाई मतलब इतना मतलब 30 को मतलब 45 को ऐसे सोल्व करवाता है फिजिक्स का क्वेश्चन, ये सब मतलब नहीं रटे हुए, ये सब संभव है? मतलब बताओ ना, 3 घंटा में 45। इतना ही सब नेता पूर्वक बनाता है, कुछ चपरासी के एग्जाम पे इतना टफ एग्जाम होगा कि कुछ। हाँ, उससे पैसा कमा लेता है। शायद ठीक हो। तो ठीक है, ऐसे लगता है कोई आया हुआ होगा तो मिल गया हमको भी। तो क्वेश्चन देख के तो डर लग जा रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन में मतलब इतना दे देता है ना, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन है कि एकदम तुरंत समझ में आ जा रहा है। पढ़ो तो भाई इसको। सिलेंड्रिकल बॉडी है, मतलब ड्रम है, उससे क्या है कि 10 kg का एक ब्लॉक उसमें लटकाया गया। अब दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन 0.1 है, तो बताना है एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, मतलब कि ऐसा मान के चला जाए कि ड्रम को गोल गोल नचा रहा है, अब बॉडी भी नाच रहा है। चलिए यहाँ देखिए इसको, थ्री बॉडी डायग्राम पहले देखते हैं, ठीक है ना। mg लग रहा है, नीचे वेट तो लगेगा ही। ये mr² एंगुलर वेलोसिटी दे रहा है, ये फ्रिक्शन दे रहा है, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो एफ एल को कौन मैनेज कर रहा है? mg मैनेज कर रहा है, नीचे वाला। और n को कौन मैनेज कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन को mr² मैनेज कर रहा है ना। और एक जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि इस चीज को नॉर्मल रिएक्शन ही एक्चुअल में मैनेज करता है, mg को। तो ऐसा भी लिख सकते हो हम लोग भाई कि n को mg भी बैलेंस कर सकता है ना। तो ये वाला और ये वाला का एक साइड इक्वल है, इधर लेफ्ट वाला, तो ये वाला साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? mr² ओमेगा² इक्वल टू mg। अब देखो म्यू का यूज क्यों किया गया है यहाँ पे,
ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूज किया गया है, समझे ना। यहाँ पे जो देख रहे हो ना म्यू एन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, समझ गया ना। तो n इक्वल टू एम जी था, मतलब म्यू एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूज कर दिए हैं, और एक क्या था n इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर था। तो पहला और दूसरा से क्या हो गया, तीसरा हो गया म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, देखो कट रहा है कुछ कुछ, m से m को काट देते हैं, ठीक है। अब इधर g बच गया और इधर नीचे म्यू r उतार देते हैं, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन का साइन चल रहा है, तो स्क्वायर हटाने के लिए रूट अंडर इस तरफ लगाना पड़ेगा। तो बस वही हो गया आंसर, और क्या लिख लीजिए। एक्चुअल में ना ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का ऐसा कर्व है। देखो अब ये जो फॉर्मूला आ गया ना, ये एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो E इक्वल टू रूट अंडर जी, यहाँ पे देखो जी अब बाई म्यू आर आ गया। जी का वैल्यू जानते हो, मान लो कि 10, मान लो 9.8 होता है, इसका वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 दिया हुआ है, और आर का भी वैल्यू कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, देख लीजिए क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। 1 मीटर दिया हुआ था, 1 मीटर मतलब 1 मीटर। तो यहाँ पे एक करके तो रूट अंडर 10, समझ गया ना। तो रूट अंडर 10 का आप जो भी वैल्यू आता है उतना आंसर उतना ही। देखिए 0.1 से ये 100 पार में कटेगा तो ये 10 के बराबर ही आएगा। तो आपको यहाँ पे डिग्री में क्या लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो जरूरी नहीं है कि दोबारा आ जाए, लेकिन इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको लिखना है यहाँ पे ये 3 गो फार्मूला, या एक ही को यही वाला सिर्फ लिखो ना। एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है, एंगुलर वेलोसिटी रूट अंडर जी बाई आर इंटू म्यू। यहाँ पे म्यू क्या है भाई, हेलो, हाँ भाई, हाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, आर क्या है रेडियस है, जी तो जानती हूँ 9.8 होता है। ये वो फार्मूला मात्र यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मतलब देखिए ये एक्सप्लेन इतना किया हुआ है, समझ गया ना, ये हम लोग को समझने के लिए ये सब इतना ही कर रहा है, समझे ना। बाकी तो इसका आंसर वही है रूट अंडर जी बाई आर म्यू, बस ये जो जान रहा हूँ 1 मिनट में सोल्व किया, वो तो अच्छा से इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा थोड़ा थ्योरी उड़ी दिया हुआ है मस्त। एक वीडियो तो निकाल दिए है बीबीएस वर्सेस अच्छा चलो थोड़ा सा फ्रिक्शन अब देखते हैं हम लोग, है ना। फ्रिक्शन आ गया तो थोड़ा फ्रिक्शन का सब 2-3 प्रकार का फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, किनेटिक, सब देख लेते हैं कितना टाइप का होता है। और उसके बाद 5 मिनट का गैप लेंगे। फ्रिक्शन पहले देख लेते हैं। फ्रिक्शन क्लास 11th। तो भाई फ्रिक्शन का डेफिनेशन बताने का तो कोई जरूरत है नहीं, पढ़ लीजिए सिर्फ। लेकिन यहाँ पे ठीक,
हाँ बस फ्रिक्शन को क्या क्या चीज अफेक्ट करेगा, तो देखिए क्या क्या चीज। ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेस, अब सरफेस फ्रिक्शन लेस है कि पूरा फ्रिक्शन वाला है, क्या है, इंक्लाइंड है, क्या है, वो डिपेंड करेगा। ऑन द फोर्स दैट एक्टिंग ऑन दिस सरफेस, फ्रिक्शन इंक्रीज विन दिस, मतलब कुछ कुछ फोर्स भी तो कहीं कहीं लगते रहता है ना भाई। अब हो सकता है ना कि यहाँ पे कोई चीज चल रहा है और क्या होगा, जैसे कि हम लोग धरती वाला फोर्स ग्रेविटेशन लगते रहता है कि नहीं, धरती आप घूम रहा है, एक घूम रहा है, और हम लोग भी चल रहे हैं धरती पे, तो वो कुछ इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करता ही है। वैसे ही हो सकता है ना, जैसे हम लोग बस में चल रहे हैं, ठीक है, तो एक तो फ्रिक्शन वहां हमारा बस के साथ हो रहा है, लेकिन बस भी रोड पे चल रहा है, तो उसका जो वेलोसिटी कारण एक अलग फोर्स हम पे काम कर रहा है, तो उस सब के कारण फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो दो चीज पे उसका डिपेंड करेगा, सरफेस पे और फोर्स जो एक्टिंग होगा उस सरफेस पे। चलिए अब देखिए, फ्रिक्शन को क्या बोला है कि चार प्रकार का होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन। समझ गए, फ्लूइड तो ये जबरदस्ती डाल दिया है, समझ गया ना, फ्लूइड का विस्कोसिटी होता है वो, समझे ना। बाकी स्टैटिक मतलब क्या है, जब बॉडी रुका हुआ है कहीं पे, वही चीज जब चलने लगेगा तो दो तरह का होगा, या तो स्लाइडिंग होगा या तो रोलिंग होगा। हो सकता है ना, स्लाइडिंग अलग चीज है और रोलिंग अलग चीज है। अब फ्लूइड वाला तो जानती हो विस्कोसिटी होता है। तो ये सब हो गया आपका फ्रिक्शन का टाइप। अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला ये सब दिया नहीं भाई, इसमें मजा नहीं आया। फॉर्मूला क्योंकि मेन तो फार्मूला का ही खेल है ना। देखिए अब यहाँ पे दे रहा है, देखो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, इसका वेट नीचे W इक्वल टू mg लग रहा है, ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है एक फोर्स, समझ गया ना। अगर इधर खींच रहे हो बॉडी को तो इधर फ्रिक्शन उल्टा डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना होगा, म्यू इंटू जी के बराबर। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, समझ गया ना। तो ये सब आप फार्मूला लिख, मतलब बेसिक इसी पे तो बेस्ट था, अगला वाला भी वो तो थोड़ा डेराइव कर दिया था। ये फार्मूला लिख लीजिए आप, समझ गया ना। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है तो फिर ये सब चीज समझ में आने लगता है कि म्यू का यूज क्यों हुआ था, क्योंकि फ्रिक्शन में म्यू का यूज होगा ही होगा। ये क्या बोल रहा है, देखिए ये पढ़े होगे भाई, समझ गए ना। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब टू पैरेलल इनफाइनाइट चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटी इतना एंड इतना आर placed at the distance 2r in free space, what is the electric field between the two line charges। बोल रहा है कि इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। Two parallel inclined line charges with linear charge density lambda कूलम पर मीटर, मतलब ये टोटल चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बताओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही होता है 1/4 पाई E0 Q/R, यही होता है ना। यहाँ पे मान लो कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिड वे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस, उसके बीच में कितना होगा पूछ रहा है।
कि एक यहाँ दिया हुआ है प्लस लेमडा और ये दिया हुआ है आपका माइनस। तो ये तो थोड़ा किस चीज का डायग्राम बन गया आप बताइए? ये तो डाइपोल बन गया, डाइपोल बन गया ना। और डाइपोल में तुम देखोगे ना, ये डायरेक्ट फार्मूला आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए कितना क्वेश्चन को घुमा दिया है एकदम। तो कुछ पूछ भी नहीं रहा है कैलकुलेट करने के लिए, सिर्फ फार्मूला पूछ रहा है। देखिए एक एक्सियल पॉइंट पे भी होता है और एक होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो ये एक्सियल वाला है, इक्वेटोरियल वाला रहेगा तो इधर होता है। इसको लिख लिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू। देखो यहाँ पे सोल्व भी किया हुआ होगा, है ना। देखिए इस तरह का चीज कुछ याद आ रहा है क्या? पहले हम लोग प्लस के लिए निकाले, फिर यहाँ पे माइनस के लिए निकाले, फिर दोनों को नेट करके जोड़ते थे। कुछ कुछ याद आ रहा है? बताओ, ट्वेल्थ में सब हम लोग किए हैं भाई। ट्वेल्थ में हम लोग किए हैं, पहले E1 निकाला, फिर E2, फिर दोनों को जोड़ा और फिर जोड़ के उसको लिखा, तो इतना वैल्यू आता था। नहीं है तो इसको अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रूव कर लिया जाए थोड़ा सा। उसको उतना लिखने का जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। ये सही है, एक माइनस एक्स और एक एक्स, यानी कि ये है माइनस लेमडा और ये है लेमडा। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा होगा ना, दोनों E1, इसके लिए होगा E2। केमिस्ट्री का भेजो तो जी, अब केमिस्ट्री देखेंगे आधा घंटा, 5 मिनट का ब्रेक, समझ गए ना। केमिस्ट्री भेजो। हम्म, है इसमें पूरा, देख लेते हैं नीचे। देख लेते हैं। हाँ लग तो रहा है कि होना चाहिए, क्योंकि कुछ ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, है भाई। है। हाँ। हम्म। है इसमें पूरा है। चलिए तो इसके बाद हम लोग यही करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक, है ना। फिर हम लोग केमिस्ट्री करते हैं, केमिस्ट्री धार धार उड़ाते हैं।
हेलो, मैं एकदम रेसलिंग में जीत रहा है नहीं, ब्रॉन्ज नहीं है वो तो फाइनल में चल गया। अभी कुमार दहिया। नहीं नहीं, इसमें मतलब सेमीफाइनल जीत गया, अभी मैच था। ब्रॉन्ज पक्का हुआ था, लेकिन अब गोल्ड या सिल्वर। हमको लगता है कि भाई देखो ना, इसका फाइनेंसर है टाटा मोटर्स, वो जीतबे करेगा, गोल्डे हमको लगता है कि मतलब स्पॉन्सर स्पॉन्सर नहीं करता है तब ना भाई, खर्चा नहीं करता है, बढ़िया कोच नहीं रहता है तो नहीं जीत पाता है। देख रहे हो इसका लोगो ही 5 को हो चुका भाई, आज 2 मेडल कंफर्म हो गया। हाँ तो 2 और एकदम आज कंफर्म हो गया। एक सिल्वर और एक मतलब ब्रॉन्ज कंफर्म है। गोल्ड गोल्डो में बदल सकता है। 5 को तो हो गया है, 7-8 तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक आध को आउ जाना ही चाहिए साथ में। लेकिन फिर भी गोल्ड नहीं आएगा तो क्या फायदा है, 10 को सिल्वर। बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी, उन सबका कॉन्फिडेंस लेवल देखे नहीं है। उन सबका एकदम स्पॉन्सर रहता है डिडास और नाइकी, अब भारत का रहता है उड़ीसा गवर्नमेंट। इंग्लैंड ऑफ द टू बैट। तो देखबे करेंगे हम 4 बजे से। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, पहला देखिए ये दे रहा है कि पेंट 2 पे इन और 4 पे वाई एन ई, मतलब 2 पे लगाना है डबल बॉन्ड और 4 पे लगाना है ट्रिपल बॉन्ड। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर हमको बना के दिखाइए, ठीक है ना। देखिए अब क्या होता है, एक चीज याद रखना कि ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसमें क्या रहेगा, 2 गो पाई बॉन्ड रहेगा, 1 गो सिग्मा बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना। और जो डबल बॉन्ड रहता है ना डबल बॉन्ड, उसमें 1 पाई और 1 सिग्मा रहेगा, समझ गए। और सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा को ही बोलते ही हैं। तो यहाँ पे एक नोट करके लिख लो, सिंगल मतलब क्या होता है सिग्मा, और डबल में क्या होता है, एक सिग्मा, एक सिग्मा और एक पाई। और ट्रिपल में हो जाएगा एक सिग्मा और 2 पाई। तो पहले तो स्ट्रक्चर बनाओगे ना भाई, जैसे कि ये होगा सी एच। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक क्वेश्चन आता ही है गिनने के लिए। सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एक सिग्मा प्लस 1 पाई डबल बॉन्ड, और एक पाई डबल बॉन्ड। एक सिग्मा और 2 पाई ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया। बस हो गया, तो इसका स्ट्रक्चर बना के गिन देना है कि उसमें कितना सिग्मा है। जैसे कि देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो सबसे पहले तो यही देख लेना है कि इसमें पाई बॉन्ड कितना है। तो एगो ट्रिपल बॉन्ड पड़ा था, वाई नहीं बोल रहा था, एगो डबल बॉन्ड बोला था। तो यानी कि 2 गो पाई इसमें और 1 गो इसमें, मतलब कि 3 गो पाई होना चाहिए, वही सही होगा। तो देखिए हमको मान लिया कि स्ट्रक्चर नहीं भी पता है, तो एक ही गो में 3 पाई है ही, बाकी तो ऐसी खत्म। समझ गए ना, गिनने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन तुम इसको बढ़िया से लिख के बना लो। लेकिन जल्दी में तो वैसे ही नहीं निकलता होगा सब। ये यूपीएससी में रहता ना भाई, तो बड़ा कंफ्यूज कर देता है। क्या करेगा ना कि 2 गो का 3 पाई कर देगा। अब गिनिए, उसका भी गिनिए, जब तक सिग्मा नहीं गिनिएगा तब तक निकलेगा ही नहीं आंसर। 2 गो का कभी कभी तीनों को क्या कर देता ना, यहाँ पे देखिए सबका दिया हुआ है कैसे, 10 सिग्मा और 3 पाई, 8 सिग्मा और फिर दे देता 3 पाई, 11 सिग्मा दे देता 3 पाई। अब निकालिए।
क्वेश्चन आए कहीं बेंजीन रिंग पे गिनने के लिए भी आता है। बेंजीन रिंग में बता सकते हो भाई क्या होगा? 6 सिग्मा और 3 पाई। समझ गए? याद रखा जाता है इसे। आज एकदम जतरा भारत के लिए सही है एकदम। तो पहले में जो भाला फेंकता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है, फाइनल में जाके हार जाता है 6ठा नंबर पे। जैसे कि क्या रहता है ना कि क्वालिफाइंग राउंडवा में 100 गो सब रहता है, 100 गो में से 10 को फाइनल खेलेगा, 90 को यहीं बाहर। हाँ हाँ। हाँ लेकिन मेडलवा मिलेगा 1 से 3 के। लेकिन और ये रहता है भाई कि अब आजे बाहर हो जाते थे, आजे जाइए फ्लाइट पकड़ के इंडिया, ऐसे 2 दिन आप रहिए तनी होटल में खाइए पीजिए, नहीं जीतिएगा तो। हाँ नहीं तो मतलब जो हर सेलिब्रिटी या प्लस में भाई, जब ये सब कोरोना वोरोना नहीं था तो दर्शक अर्शक भी पूरा भरा हुआ रहता था, पूरा मजा सब लेता था एकदम। सिल्वर और लवली यूनिवर्सिटी का है भाई, 11-12 खिलाड़ी जो नीरज चोपड़ा फेंका है वो भी लवली यूनिवर्सिटी का है। भाई बजरंग पुनिया का मैच हो चुका नहीं हुआ है लगता है कि, पता नहीं भाई। बजरंग पुनिया वो भी बहुत जबरदस्त है रेसलर, जितने करेगा हमको लगता है कि, मान के चलिए कि 7-8 आ ही जाएगा। तो ना तो ये सब लेढ़ा बन जाता है ना, मतलब ये सब डबल डिजिट में तो नहीं जाएगा। हॉकियों में ब्रॉन्जो जीत जाएगा तैयो रह जाएगा। थोड़ा सा बेइज्जती मोदी के कम होना हो गया, 5-5 को आ रहा है, वो गोल्डवा आ जाता बस ठीक था। तो हमको लग रहा है कि जो ये कुश्तिया वाला है जीतवे करेगा भाई गोल्ड। हाँ यही सब हो गया, जब सिल्वर जीत के आ रहा है उसका इतना जबरदस्त स्वागत हो रहा है कि भारत माता के जय, ये वो वंदे मातरम। हम्म। देखो भाई दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है, तो ये चीज क्या बन रहा है, फिनॉल बन रहा है, और प्लस में ये कीटोन बन रहा है, ईथर बन रहा है, ईथर ईथर कीटोन नहीं है, ईथर है ना। ये लिख लिया जाए, 47 नंबर का लिख लिया जाए। तो पूछ रहा है कि इसका इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन बना था, ठीक ना। तो सिंपल सा चीज है, जिसका इनिशियल और फाइनल दिया हुआ है, बीच वाला पूछ रहा था कि कौन सा होगा, ठीक ना। कुछ नहीं होगा, एहो दोनों ऑक्सीजन जाके खाली यहाँ जुड़ गया, बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी सब चीज सेम ही है। समझ गया ना। तो ये लिख लिया जाए, ये रिएक्शन लिख लिया जाए, इसी तरह रिएक्शन याद होगा। देखना इंटरमीडिएट कंपाउंड में ना अधिकतर में यही चीज होता है पूरा का पूरा,
जाके ज्वाइन हो जाएगा। हाँ देखो मुक्केबाजी में हारी है, एकदम बड़ा बेइज्जती हुआ, एकदम ब्रॉन्ज लेके विदाई है। नहीं लगता है कि इस सबको ब्रॉन्जवा मिल जाता है तो वो सब खेलने के फेरे में नहीं रहता है आगे। वो सोचता है कि उतने बहुत हो गया भाई, अब जल्दी हमको घरे। क्या बोल रहा था? बस वो हारना ही है एकदम। लेकिन बड़ा मोटिवेशनल वीडियो ये ओलंपिक वाला शेयर करते रहता है, कोई कोई भाई 35वां स्थान पर था 1996 में, फिर अगला में आया 23वां स्थान पे, फिर अगला में आया ब्रॉन्ज पे, फिर अगला में आया गोल्ड में। ऐसे ऐसे बोल रहा था कि होप नहीं खोना चाहिए। हाँ यूट्यूब आज फेसबुक बड़ा मोटिवेशनल वीडियो ओलंपिक वाला पूरा शेयर करते रहता है। बहुत सारा ऐसा एथलीट का दिखा रहा था जो 35 नंबर ऐसे रहता था, कभी कभी क्वालिफाई नहीं कर पाता था फर्स्ट ओलंपिक में, लेकिन वो सब भी 15 साल 20 साल में गोल्ड तक पहुंचा है। भारत की तरफ से तो लगता है कि अभिनव बिंद्रा ही एक गोल्ड लाया था, हमको तो याद है बस। चेस नहीं होता है लगता है कि इसमें ओलंपिक में, ओलंपिक में नहीं होता होगा, वो एशियन गेम वगैरह में या कॉमनवेल्थ में। क्योंकि क्योंकि अगर ओलंपिक में अगर रहता तो अभी संन्यास तो लिया नहीं है, वहाँ पे करता है तो पूरा वर्ल्ड चैंपियन है। कबड्डी में रहता तो जीतवे करता। नहीं क्वालिफाई, साइना मिर्जा तो पहला ही मैच हार के बाहर। जीती है, कांस लगता है कि ब्रॉन्ज जीती है सानिया मिर्जा, क्योंकि मेडलवा जीतने के बाद ना इतना नाम हो गया है। साइना नेहवाल भी जीती है 2012 में। सानिया मिर्जा तो लगता है कि 2016 में। साइना नेहवाल कहीं, हाँ हाँ वो 2012 में जीती है। सानिया मिर्जा तो भाई स्टार है ये था टेनिस में। लेकिन इस बार अरे सब जीतता था भाई, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस, मिक्सिंग वाला में जीतता था भारत, अकेला अकेली में हार जाता है। लेकिन इस बार तो साला मिक्सिंग में ही हार के बाहर हो गया, पहला मैच ही बाहर बाहर हो गया सब हार के। सब अमेरिके ले जाता है तो। अरे भाई भाई कल इसी पे बैजू में हम लोग का क्लास लगा हुआ था, बोल रहा था कि चाइना इतना मेडल क्यों जीतते हैं, जानते हो क्या करता है कि गरीब घर से उठा के ले जाता है, आपके माता पिता को बढ़िया 3 रूम का फ्लैट दे देगा, मस्त सैलरी दे देगा उन लोगों को, और आपको उठा के ले जाएगा, आप चाह के भी घर नहीं आ सकते हैं 4 साल बिना ओलंपिक। इतना जबरदस्त ट्रेनिंग, मतलब लाइफ एकदम बर्बाद कर देता है, मतलब पढ़ना लिखना कुछ नहीं, खाली ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, 10-15 घंटा ट्रेनिंग डेली एकदम। और आप इतना गरीब है कि आप छोड़िएगा भी नहीं, माता पिता को फिर फेंक देगा बाहर उठा के। कल बाबू बैजू में बोल रहा था तो बोला कि आप चाइना टाइप से तो नहीं हम लोग कर सकते हैं, कि इस डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हो सकता है। हाँ अमेरिका टाइप से हो सकता है कि भाई ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, वर्ल्ड कप स्टेडियम बड़ा बना दिया जाए, इस तरह का चीज होने से हो सकता है, लेकिन चाइना टाइप से आप नहीं कर सकते हैं इंडिया। अमेरिका टाइप से आप कर सकते हैं कि वो उठाता है, जैसे बता रहा था कि एक स्टेट को एक गेम बना लेना चाहिए, जैसे कि जान रहे हो कि अधिकतर बैडमिंटन खिलाड़ी हैदराबाद से ही आ रहा है, तो वो हैदराबाद को एकदम पैसा दो साल की डेवलप करो तुम बैडमिंटन के खाली खिलाड़ी।
जान रहे हो कि पंजाब से कुश्ती लड़ने वाला ये सब हरियाणा से आ रहा है, तो उसको खाली पैसा तो उधर कुश्ती उस्ती का वो सब बनाते रहेगा। उधर जान रहे हो कि सिक्किम उक्किम से मुक्केबाज आ रहा है, मतलब वन स्टेट वन गेम। खर्चा हो रहा है लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। क्या है कि पैसा का अभाव है। जैसे बोल रहा था कि चाइना टाइप से भी थोड़ा सा कर दीजिएगा ना तो उतना ही में मदद हो जाएगा। आप यहाँ पे ब्रॉन्ज जीतने के बाद उसको 1 करोड़ दीजिएगा, लेकिन यही चीजवा 10,000 का महीना नहीं दीजिएगा उसको पहले। लेकिन चाइना क्या करता है कि आपको पचमें छठा से सिलेक्ट कर लेता है, आपका महीना चालू हो गया पैसा गेम खेलने का। हाँ तो भारत में मतलब 10-20 को तो देना ही चाहिए ना, समझे कि नहीं। ये हो गया। क्यूमीन इसका नाम है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्या है, इसका करेक्ट स्ट्रक्चर पूछ रहा है। ट्राई ब्रोमो ऑक्साइड। ब्रोमो ऑक्साइड तो ब्रोमीन का पढ़े होगे स्ट्रक्चर, तो वहां पे आया होगा। देखिए करेक्ट स्ट्रक्चर, तो क्लोरो पूछे या कुछ भी पूछे इसी तरह का स्ट्रक्चर लिखना है, समझ गया ना। एक लाइन में इसको लिखिए, ट्राई ब्रोमो ऑक्टोऑक्साइड। मतलब बोल रहा था कल बैजू में कि कम से कम इतना करना चाहिए राज्य सरकार को भी, कम से कम थोड़ा सा सैलरी वगैरह। कितना के पास घर नहीं होता है रहने का फ्लैट देना चाहिए भारत को भी। नहीं तो फिर ये सब मूर्खाई है कि आदमी अपने बदौलत, कोई कोई तो क्या तो इंडिविजुअल अपना कोच ऊंच रख ले रहता है, पैसा वाला है तो। तो बन रहा है राता राती का, तो उसके आने के पहले बन जाएगा। असम के मुख्यमंत्री घोषणा कर दिया है। तो था सड़क, लेकिन कीचड़ वाला सड़क है। ऐसे मट्टी उट्टी गांव में जाने वाला रोड रहता है, पक्की सड़क। डेवलप तो एकदम हो ही जाता है भाई एकदम। बनारस भी अब अभी हमको लगता है कि रेसलिंग उसलिंग अभी बचा हुआ है, कोई कोई देखी। अब जितने करेगा एक आदमी। ये सब का स्पॉन्सरशिप हुआ एकदम तगड़ा ना है भाई, सब देख रहे हो, सब टाटा मोटर ये सब को फाइनेंस कर रहा है। तो पैसा की कमी तो है नहीं, टाटा भी। देखिए ना दोनों का फोटो हम भेज रहे हैं, देखो ये सब का टाटा मोटर्स की तरफ से खेल रहा है। कपड़ा भी शिव नरेश। क्योंकि हॉकी टीम ये सब को एकदम 1 करोड़ भी देने के लिए तैयार नहीं रहता है सर। कैसे होगा भाई, 1 करोड़ रुपया भी नहीं दोगे उसको। क्रिकेटर को एकदम लाखों करोड़ों एकदम लुटाया जा रहा है। नहीं भारत को तो पहले एक टीम बनाना चाहिए भाई पूरा। ओलंपिक में जितना गेम होता है वो एक कंपनी के स्पॉन्सरशिप लेना पड़ेगा ना, तो नहीं। ये क्या मजाक हुआ कि क्रिकेट का अलग हॉकी का अलग, ये अलग वो अलग। ये सब तो गलत हो गया ना भाई, दुकान टाइप से हो गया ये तो। अब सोचिए ना, ये दोनों जो खिलाड़ी जीता है इसका देखिए स्पॉन्सर कितना तगड़ा है, तो ये सब जीतबे करेगा एकदम। दिव्यांशु पे भेजे हैं, मम्मी वाला पे नहीं। ये देखिए क्या बोल रहा है।
4D, 5P, 5F और 6P ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन देयर ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। मतलब किसका एनर्जी लेवल सबसे कम होता है, समझ गया ना। तो बता रहा है कि 5F का कम होता है, उसके बाद 6P, उसके बाद 5P, उसके बाद 4D का सबसे कम एनर्जी, सबसे ज्यादा 5F का। तो सिंपल है, F ब्लॉक का है तो आगे होगा ही ना। कॉमन सेंस से भी सजा सकते हो, ये सब नहीं भी नॉलेज है ना तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सब नहीं नॉलेज है। तुम जानती है कि डी है तो कम एनर्जी लेवल वाला, पहले डी ब्लॉक आएगा ही भाई, इससे ज्यादा होगा किसका, पी का, और इससे ज्यादा होगा एफ का, सिंपल है, एसपीडीएफ। ये अरेंजमेंट लिख लीजिए। देखो अब यहाँ पे क्या दे रहा था ना कि इसको n+1 सेल में तोड़िए, ठीक है। तो 4D को 4+2 यानी कि 6 ले लिया, 5P को 5+1 6 ले लिया, 5F को 5+3 ले लिया, 8 ले लिया, और इसको 7 ले लिया। कैसे लिया है ये नहीं बता सकता, ये गलत थोड़ा एक्सप्लेनेशन हमको समझ में नहीं आ रहा। ये सिंपल ऑर्डर याद रखो। अच्छा एक चीज आप बताओ भाई, एक चीज हम यहाँ पे दे रहे हैं, 4S दिया, चलिए ना 7S दिया हुआ है, 5F दिया हुआ है, 4D दिया हुआ है, 3P दिया हुआ है। इसको सजा सकते हो, किसका सबसे ज्यादा होगा बताओ तो, एनर्जी लेवल देख के ही एकदम बता देना किसका ज्यादा होगा। देखिए ऐसे गलत हो जाएगा, जैसे देखो SPDF कब कंसीडर करेंगे, जब सब 3 3 3 3 होगा तब। बस समझ गया ना अब। हाँ, ऐसे भी देखना है, यहाँ पे देखिए ना वैसे ही हो रहा है ना। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका, क्या बोल रहा है, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। देखिए पूछ रहा है कि कौन सा डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है, बोल रहा है कि पहला और दूसरा डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कॉपर क्या किया है, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा तो कॉपर प्लस कॉपर 2+ में बदल जाएगा, ठीक है। और बी में क्या है कि MnO2 4- के फॉर्म में है, ठीक है, 4H+ के फॉर्म में है। तो ये क्या हो रहा है कि MnO2 बना रहा है, 2H2O बना रहा है, MnO4- बना रहा है। 2- था तो एक माइनस, ये अपना किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक चार्ज उसका भी कम हो गया। अब देखिए बाकी सी और डी क्यों नहीं हो सकता है, हमें तो इसको भी थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे चार्ज का कोई डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हो रहा है, भी जीरो है, इधर जीरो, इधर जीरो, इधर जीरो, कोई मतलब नहीं है, समझ गया ना। ये 1, ये -1 है, ये 2 है, और यहाँ पे आपका आ जा रहा है कितना, ये +1 आ जा रहा है, यहाँ पे 0 आ जा रहा है। तो उस तरह का रेशियो में डिवाइड नहीं हो रहा है, जोड़ने पे होना चाहिए सब इक्वल। तो याद रखना है कि कॉपर और KMnO4 क्या करता है, बनाता है भाई डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, इसके रिएक्शन को बोलते हैं, समझ गए ना। कॉपर किसी के साथ भी हो सकता है, CuO भी हो सकता है, कुप्रस ऑक्साइड भी हो सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है ये नॉट डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। तुम यहाँ पे दो इक्वेशन लिख लो याद करने के लिए, बस ये दो।
क्या? अरे भाई आपको तो ध्यान ही नहीं है तकलीफ से मत लगाने दो। हाँ थोड़ा 1 घंटा पहले ही से स्टार्ट किए हुए थे। 2 घंटा बैकअप दे रहा है। तो होने करेगा, जानते ही होंगे लगभग कितना देता है। ठीक है ये हो गया। नेक्स्ट राउंड। सब देखिए 11 से ही ये सब क्वेश्चन दे रहा है। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन है गैस 300 केल्विन एक्सपेंड फ्रॉम। देखिए क्या हो गया, 300 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होगा, 1 लीटर वाला 0.25 लीटर हो गया। समझ गए ना? प्रेशर है 2 बार, तो वर्क डन बाई द गैस निकालना है। समझ गए ना? क्या दे रहा है, वर्क डन इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड अप इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ऐसे भी जानते हो ना भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इक्वल टू क्या जानते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जानते हो। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है प्रेशर के फॉर्म में, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यही बढ़ रहा है ना 0.1 से 0.2 पे, तो डेल्टा भी वही लिखे डिस्प्लेसमेंट टाइप से वॉल्यूम बढ़ रहा है। बस ये सिंपल एकदम एकदम आसान है न्यूमेरिकल एकदम। अरे डिफिनीशन पता होना चाहिए वर्क डन का, लिख लिया जाए इसको। एक आध विकेट इंग्लैंड का गिरा दिया क्या चीज। इंग्लैंड वाला बड़ा खतरनाक मैच खेलवाता है एकदम कम कम रन पे। एक रन पे 1 विकेट गया इंग्लैंड का। ये सब मजा नहीं आता है फिर जब तक दोहरा उड़ा शतक नहीं लगता है। हाँ, हाँ, एकदम इस बार एकदम मेहनत किया है एकदम। टेस्ट में भाई चाहोगे तो मार भी दे सकते हो, वनडे 2020 में तो बहाना हो जाता है कि बैटिंग नहीं मिला। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, फर्स्ट इनिंग में जितना मारिए, दोहरा तेहरा चौहरा। देखिए भाई एकदम आसान क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बताइए कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। याद कर लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड बता रहा है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब ग्रीन हाउस गैस करता क्या है, जैसे ग्रीन हाउस गैस क्या करता है ना कि सन का रेडिएशन को आने तो देगा लेकिन धरती से लौट के जाने नहीं देगा, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा अर्थ का। तो ये है आपका ओजोन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन ये नहीं है सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब भी है ग्रीन हाउस गैस। हो गया ये, इसमें तो कुछ लिखने का बात ही नहीं था, तो याद करने का चीज है। जैसे तो हमको लगता है कि बायोलॉजी में ही सब आता है क्या जी, पोल्यूशन वोल्यूशन पढ़ने के लिए।
चलिए ये देखिए, ये गिब्स एनर्जी है। गिब्स एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब बताओ एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जितना आदान प्रदान हो रहा है। इसको देख के क्या लग रहा है कितना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, बताइए। 2 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गया। एफ जानते हो, फैराडे कांस्टेंट 96,500 बहुत बार बताए हैं। और ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, है ना, दिया हुआ 0.24 वोल्ट। एफ का वैल्यू हम बता ही दिया 96,500 और एन का वैल्यू 2, तो मल्टीप्लाई करके और सीधे सोल्व करना है। क्या निकालना है हम लोग को, हम लोग को निकालना है गिब्स एनर्जी। डायरेक्ट क्वेश्चन है एकदम, इधर उधर कुछ नहीं, गिब्स एनर्जी निकालना है। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट से। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया का हरा दे रहा है। 2020 में कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड, ठीक है ना। बोल रहा है क्या कि एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर एन अल्कलाइन अर्थ मेटल एज द कोफैक्टर। एम इज क्या है, कौन सा मेटल का रिक्वायरमेंट होता है फॉस्फेट को ट्रांसफर करने के लिए, बताइए। इसमें बता रहा है कि मैग्नीशियम का रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट में क्या है भाई, देखिए क्या पूछ रहा है आपको। बताते थे ना कि ये वाला भी आ जाता है कि यहाँ पे कौन सा चीज यूज किया गया है ना। क्या है, एक मतलब पूरा एकदम आ गया है, H2 है या PD है या कार्बन है ना। ये सेकेंड नंबर, मतलब रिएक्शन कुछ भी आ सकता है। बीच वाला भी पूछ देता है कि क्या यूज किया गया है रिएक्शन बीच में। इसको लिखो भाई, धीरे धीरे प्रैक्टिस होता रहेगा। मतलब देखिए ना यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअल में ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है और कुछ हो नहीं रहा है ना।
साउथों के फिल्म देखते हो क्या? पूरा यूथुअन सब फैन रहता है साउथ वाला फिल्म का, है ना? बोलता है कि क्या तो बॉलीवुड से बढ़िया रहता है, ऐसा हम तो नहीं देखे आज तक। देखिए यहाँ पे आपको दे रहा है ना कि स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, ठीक ना? देखिए ऑक्सीजन फैमिली का बात करा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलेनियम। तो बताइए तो सबसे ज्यादा बॉन्ड किसका ताकतवर होता है? जो सबसे छोटा होता है ऑक्सीजन। ये चीज करे थे ना, ये चीज बस तो वही है। जब इसका बॉन्ड का लेंथ का ताकत रहेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा ही होगा। इसको सजा लिया जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब तो कॉमन सेंस पे साध दोगे सब। Which of the following is incorrect statement? ये रिएक्शन कर सकता है क्या इससे? सिलिकॉन क्लोराइड टेट्राक्लोराइड इज इजीली हाइड्रोलाइज्ड। इसका बता रहा है कि जर्मेनियम को इस मोर स्टेबल देन GX2 और इतना मोर आयनिक। इसमें बता रहा है आपका पहला आंसर सही होगा। देखिए PP लेड है और ये टेट्राफ्लोराइड, ये आयनिक इन नेचर होगा बस। अब सिंपल सा चीज रहता ना भाई, कि अब उस तरह की चीज में जोड़ेंगे एफ वाला तो वो आयनिक टाइप से ही टूटेगा। अगला क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है। मैच द फॉलोइंग, ठीक ना? प्योर नाइट्रोजन, हार्बर प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, डेक्कन प्रोसेस। देखिए ये सब पूरा हम लोग जबरदस्त पढ़े हैं भाई, है ना? समझ गए ना? तो हार्बर प्रोसेस से क्या बनाया जाता है बताइए? देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, हार्बर प्रोसेस से अमोनिया बनाते हैं हम लोग, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड, और डेक्कन प्रोसेस से ये, और प्योर नाइट्रोजन बनाने में यूज होता है सोडियम एजाइड। तो ये तो भाई लिख ही लो एकदम। इसका तो रिएक्शन भी खैर आ सकता है, जब ये सब आ सकता है तो रिएक्शन भी आ सकता है। क्या है कि हैबर प्रोसेस अमोनिया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4, है ना? हाँ, डेक्कन प्रोसेस क्लोरीन। समझे ना? ये सब हम लोग खाली स्टडी मारे रहते हैं ना एकदम, एक बार पूरा एक साल तो सब। लेकिन अब ये भी आसान क्वेश्चन है अगला, 59 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैज ओनली वन पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी। अब देखिए भाई इसमें अब सिंपल है एकदम, बताओ अब ये तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो ये तो ऐसी बाहर हो गया, दो पाई हो गया। समझ गया ना? कार्बन कार्बन बनाता ही नहीं है, ये तो सिंगल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा ना, दो कार्बन रहेगा तब तो ट्रिपले बॉन्ड बनाएगा। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, कार्बन कार्बन दो जुटे, ये पॉसिबल ही नहीं है। बेरिलियम, ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, समझ गया ना? तो एक पाई इसी में बन सकता है, तो इसका तो एकदम खटाक सीन एकदम। एक मिनट, कार्बन का ही बता रहा है यहाँ पे, एक मिनट एक मिनट।
ऑक्सीजन का भी तो यार एगो बन सकता है ना, बड़ा कंफ्यूजन हो गया। कार्बन तो भाई दूगो भी बना सकता है, इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। कार्बन तो C2 के फॉर्म में एग्जिस्ट भी नहीं करता है। इसको देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन भी खैर हमको डाउट अभी लग रहा है, क्योंकि अभी ये तो ये सब पढ़े हैं क्या। For the second period element, the correct increasing order of first ionization enthalpy is। अब आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसका ज्यादा होता है, सब खूब हम लोग पढ़े हुए हैं, समझ गए ना। देखिए तो ये फर्स्ट ग्रुप का बात कर रहा है, समझ गए, सबका पहला एलिमेंट लिथियम से लेके। तो पहले ये चीज बताइए कि हम लोग ऊपर से नीचे जाते थे तो रेडियस बढ़ता ही था, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो रेडियस क्या होगा, घटेगा। और रेडियस घटेगा तो क्या होगा भाई, बताओ, रेडियस घटेगा तो इसको तोड़ने के लिए क्या है, ज्यादा एनर्जी चाहिए ना। बस तो ज्यादा एनर्जी चाहिए तो लिथियम से लेके नियोन तक घूम जाइए एकदम इस डायरेक्शन में। सबका पहला पहला है लिथियम, पहला एलिमेंट था, फिर बोरॉन, कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियोन। समझ गए। नेक्स्ट, इसमें बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है, ये तो पढ़ना पड़ेगा ये सब चैप्टर बढ़िया से। नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 ये बायोडिग्रेडेबल है, बाकी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। समझ गया ना। आज इतना ही रहने देते हैं क्या, पढ़ो, आओ पटना आना।